नेक्स्ट देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस। सो लास्ट क्लास तक हमने आइसोथर्मल कंप्लीट कर लिया था, इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सारी चीजें हो गई थी। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक में भी मैंने बता दिया था, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होगी, ना हीट एंटर कर सकती है ना बाहर जा सकती है। वॉल्स हमने डिस्कस किया था, वॉल्स इंसुलेटिंग आएगी। ये भी हमने डिस्कस किया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस शुड बी अ वेरी फास्ट प्रोसेस, क्योंकि कोई भी वॉल 100% कंडक्टिंग नहीं, नॉन कंडक्टिंग नहीं होती। अगर आपने प्रोसेस को स्लो रखा तो सिस्टम को टाइम मिल जाएगा हीट एक्सचेंज करने में। अब आपके पास जो सिर्फ बचा था, हमने ये भी डिस्कस किया था, एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर वेरी करता है। मैं इसी को इक्वेशन की टर्म्स में लिख रहे हैं। इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस टेम्परेचर इज वेरिएबल, टेम्परेचर वेरी करता है, वॉल्यूम वेरी करता है, प्रेशर वेरी करता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में सिर्फ दो वेरिएबल थे, एक प्रेशर था, एक वॉल्यूम था। उसमें आपने इक्वेशन लिखी थी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। यहां प्रेशर भी वेरी करेगा, वॉल्यूम भी वेरी करेगा, टेम्परेचर भी वेरी करेगा। तो यहां आप कई इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो जब आप इक्वेशंस लिखोगे एडियाबेटिक प्रोसेस की, इस इक्वेशन की डेरिवेशन नहीं है आपके पास, आप केमिस्ट्री में डेराइव करते हैं। इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस तो हम डेराइव नहीं करेंगे, कहां से आई। आइसोथर्मल में हमने डेराइव किया था इक्वेशन कहां से आती है, एडियाबेटिक में नहीं करेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस में तीन इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन पीवी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। गामा मैंने कल भी डिस्कस किया था, दैट गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हम डिस्कस कर चुके थे। पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको लिखने का मतलब कल भी सिखाया था, फिर देख लो। इसका मतलब होता है P1 V1 मींस इनिशियली प्रेशर एंड वॉल्यूम टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। ये हम एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन है फर्स्ट। अब इसी इक्वेशन को आप वॉल्यूम और टेम्परेचर में भी लिख सकते हैं। तो आप अगर इसको वॉल्यूम और टेम्परेचर में लिखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर में अगर आपने लिख दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वैसे एक फॉर्मूला याद रहता है, बाकी के लिए आप ऐसे डिराइव कर सकते हो। PV इज इक्वल टू एनआरटी होता है। मैं यहां से हटाना चाहता हूं P को, तो P को आप लिख दोगे एनआरटी बाय वी। अगर मैंने एनआरटी बाय वी रख दिया तो ये आ जाएगी इक्वेशन P V टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सेकेंड इक्वेशन है। आप यहां से निकाल सकते हैं, हिंट दे रहा हूं, P निकाल लो एनआरटी बाय वी और यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। सो दिस इज टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में आ गया, टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म्स में आ गया, प्रेशर और टेम्परेचर बचा हुआ है। आप किसी तरह से यहां से वॉल्यूम एलिमिनेट कर दीजिए। अगर आप वॉल्यूम एलिमिनेट करोगे तो ये आएगी इक्वेशन P टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू टी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिर्फ इतना काम करना है, वैसे तो आपको डिराइव नहीं करना, लेकिन आप चाहते हैं तो यहां से आप P निकालिए, एनआरटी बाय वी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आप V निकालिए, एनआरटी बाय P यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये दो इक्वेशंस और आ जाएंगी, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो ये तीन इक्वेशंस हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की, PV टू द पावर गामा, TV टू द पावर गामा माइनस 1, P टू द पावर 1 माइनस गामा, T टू द पावर गामा। कांस्टेंट लिखने का क्या मतलब है, P1 V1 टू द पावर गामा इज P2 V2 टू द पावर गामा। सेम आप काम यहां भी कर सकते हो, T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1। P1 1 minus gamma, T1 to the power gamma, similarly P2 to the power 1 minus gamma and T2 to the power gamma। ये आपकी इक्वेशंस हो जाएंगी एडियाबेटिक प्रोसेस की। इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़े, इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी उजैर बताइए। सर पी की पावर 1 माइनस गामा सर कैसे आया सर? ये यस सर, थोड़ा सा या ड्राइव कर सकते हैं सर। यहां पर रख दो यार, P
v की जगह रख दो nRT by b, nRT by p to the power गामा। तो ये देखा, ये p टू दी पावर ये 1 है, ये गामा आ जाएगा, डिवाइड होता है, यस सर, पावर यस सर, आ मल्टीप्लाई हो गया, आ जाती गया। है, टी टू दी पावर गामा। n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, राइट में ले जाओ, कांस्टेंट रहेगा। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। चलिए भाई, तो आपको ये तीन इक्वेशंस याद होनी चाहिए एडियाबैटिक प्रोसेस में, pv टू दी पावर गामा, tv टू दी पावर गामा माइनस 1 एंड p टू दी पावर 1 माइनस गामा t टू दी पावर गामा। एक चीज और, जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो गामा इंटीजर नहीं होता, गामा ऐसा होता है 3/2 दे दिया, 5/2 दे दिया। तो मैं, ऐसे बहुत बेसिक सी चीजें मुझे डिस्कस नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी शायद किसी को इस तरह की चीजों में परेशानी आ जाए कि 3/2 पावर कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई ऐसा कर दो, पहले 1/2 पावर सॉल्व करो और उसका क्यूब कर दो। 1/2 पावर का क्या मतलब है, √x कर दो और उसका क्यूब यूज कर दो। तो ऐसी चीजें आप यूज कर लेंगे, कहीं उसने गामा 3/2 वगैरह दे दिया तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, क्योंकि गामा ना इंटीजर्स में नहीं होगा, गामा हमेशा फ्रैक्शंस में मिलेगा, 3/2, 5/2, 7/3, इस तरह की वैल्यूज होंगी। इसे लिख लिया तो बताओ मुझे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जस्ट आप ये इक्वेशंस यूज करना सीखेंगे। आज कौन कौन आया हुआ है? इरम हुआ, शफात, असलान लिखा तुमने? चलो गुड, सबने लिख लिया। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखिए। तो ऐसे लिखते हैं, आइडियल गैस is compressed to half of its, not half, 1/4 कर देते हैं, 1/4 of its initial volume, 1/4 of its initial volume। आइडियल गैस को आपने वॉल्यूम का 1/4 तक कंप्रेस कर दिया। If initial pressure is 1 atm, calculate 1 atm, और इनिशियल वॉल्यूम भी लिख लेते हैं। एंड इनिशियल वॉल्यूम is 400 Kelvin. Calculate first part. Final pressure. Second part. Final temperature. अच्छा, अब कुछ चीजें जरा सा खुद डायरेक्टली सोचो। अगर आप गैस को कंप्रेस करेंगे, अगर आप गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसके प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या लगता है, अगर आप गैस को कंप्रेस करोगे प्रेशर तो इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर इंक्रीज। टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर भी इंक्रीज इंक्रीज। होगा। तो आपको ये पता है कि प्रेशर 1 atm से ज्यादा आना चाहिए, टेम्परेचर भी आपका 400 केल्विन से ज्यादा आएगा। आपको गामा गिवन है, गैस के लिए गामा इज 3/2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट, इट्स P1 V1 टू द पावर गामा is P2 V2 to the power gamma. P1 is 1, V1 is V, gamma is 3/2, P2 का पता नहीं, V2 is V by 4 and gamma is 3/2 now. तो ये आ गया V to the power 3/2, its
P2 इसे आप लिख सकते हैं v टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 3/2। तो देखिए ये तो कैंसिल कर देगा, तो आपका यहां से P2 आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, 4 टू द पावर 3/2। ये भी बताया था मैंने, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 4 की पावर हाफ कर सर दीजिए और 64। पूरे का क्यूब कर दीजिए, तो ये P2 हो गया। भाई 4 की पावर हाफ कितना हो गया, 2, 8। यस सर। 2 क्यूब एट विच इज P2 है ना, तो P2 कितना आ गया, P2 इज 8 atm। तो जो फाइनल प्रेशर होगा दैट फाइनल प्रेशर इज 8 atm। साजिद गिवन है, गामा गिवन है। गामा कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आप केडीजी में सीखोगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, अभी तो गामा गिवन है। आप गामा इज गिवन। अब अगर P2 आ गया आपके पास, तो सेकेंड पार्ट है टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। सो देखिए फाइनल टेम्परेचर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। फाइनल टेम्परेचर के लिए आप ये यूज कर सकते हो, T V टू द पावर गामा -1, T1 V1 टू द पावर गामा -1 is T2 V2 टू द पावर गामा -1। इसे आप करके दिखाइए, इतना तो मैंने कर दिया, मुझे जरा ये कैलकुलेट करके बताइए कैसे आएगा, टेम्परेचर कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा। चलो यश का कुछ आंसर आया, ओके यश चेक करते हैं अभी। चलो अभी चेक करते हैं क्या। चलो भाई एक बार चेक करते हैं, इसके आंसर्स तो मुझे नहीं पता, मैं एक बार खुद कैलकुलेट करूं कि क्या रहा है। सो T1 जब आप लोगे, सो T1 इज कितना दिया है, T1 इज 400 है ना, V1 इज V, गामा -1, गामा इज 3/2 -1, T2 इज T2 नहीं पता, V2 इज V/4, गामा -1 3/2 -1। सो ये आ गया 400, it's V to the power half, it's T2 V to the power half by 4 to the power half, 2 हो जाएगा, V to the power half से V to the power half कैंसिल हो गया, T2 आ गया, that is 800 Kelvin। तो फाइनल जो टेम्परेचर होगा that's 800 Kelvin है ना, 3/2 -1 कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये किसका सही आ रहा था,
ये एक साजिद का सही था, हुदा का सही था, रशाद का सही था, हमदा हमजा का सही था, अलीना का सही था, इल्मा का ठीक था, उजैर ठीक कर रहा था और सबका गड़बड़ था। तो ये सिंपल सी कहानी है, टीवी टू दी पावर गामा माइनस। अब आप चाहें तो इसे प्रेशर से भी कैलकुलेट करना, सेम थिंग। वो आपकी मर्जी है कि आप जहां से चाहें इसे कैलकुलेट कर लीजिए। आप चाहो तो प्रेशर से इसे कैलकुलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई इतना लिखा सबने? तोयबा यस हुआ सर। ये? नहीं हुआ? तोयबा, शफात, हर्षित कहाँ गड़बड़ कर रहा था? हो गया? ओके। चलिए, इसके बाद आपको एक चीज और सीखनी। भाई हर प्रोसेस के अंदर वही खेल है, अब आपको वर्क डन चाहिए। वर्क डन चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस में। लिख लीजिए, लिखिए लिखिए। नेक्स्ट है आपको वर्क डन चाहिए, वर्क डन इन आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस। Sure. नेक्स्ट देखिए वर्क डन। एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वर्क डन का एक्सप्रेशन देखिए सिंपल यही होता है, वर्क डन इज पीडीवी, इंटीग्रल इज फ्रॉम V1 टू V2। अब इस P को आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो उसके लिए आप देखिए बड़ा सीधा सा काम कर सकते हैं। PV2, यही तो है आइसोथर्मल प्रोसेस की, एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन, PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। आप ऐसे लिख दीजिए, PV टू द पावर गामा इज सम कांस्टेंट K। तो यहां से प्रेशर आ जाएगा, इट्स K बाय V टू द पावर गामा। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। आप क्या कर सकते हैं कि सेकेंड को 1 में रख दीजिए। तो जैसे ही आप सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, वर्क डन हो जाएगा, इट्स इंटीग्रल ऑफ V1 टू V2, इट्स P is K by V to the power gamma into dV। K आप बाहर ले जाइए, कांस्टेंट है। सो ये आपका बच गया V1 से लेकर V2 तक, इट्स V to the power माइनस गामा इंटू dV। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स K, V to the power माइनस गामा को लिखा जा सकता है, इट्स माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इट्स माइनस गामा प्लस 1, लिमिट इज फ्रॉम V1 टू V2। तो आपका वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया, इट्स K डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, V टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 मींस इट्स V2 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1। तो ये वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया, इट्स K बाय 1 माइनस गामा, इट्स V2 to the power 1 minus gamma minus V1 to the power 1 minus gamma। So this is the expression of work done। अब यहां पर एक चीज और भी करेंगे, इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 3। जरा यहां से K हटाते हैं, K को प्रेशर की टर्म्स में लेकर आते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, K से मल्टीप्लाई कर दीजिए, K V2 to the power 1 minus gamma minus K V1 to the power 1 minus gamma डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। ये आपने लिख दिया। नेक्स्ट काम आप क्या कर सकते हैं, अब ये जो K आया है ना, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, P1 V1 टू द पावर गामा, यही तो होता है, P2 V2 टू द पावर गामा, और इसी को आप K कह सकते हैं।
इसे मैं फोर्थ इक्वेशन कह रहा हूं, इसे मैं फिफ्थ इक्वेशन कह रहा हूं। फिफ्थ को फोर्थ में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो ये जो के आया ना, इस के की जगह आप ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इस के की जगह आप ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इतना करिए जरा खुद, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। यहां तक आइए, यहां तक आइए जरा, फिर सॉल्व करते हैं। तो भाई हर्षित और उजैर का सही आ रहा है। देखिए 5 को 4 में रखिए, ऐसे 5 को 4 में रखिएगा। W इज इक्वल टू के, ये जो k है ना, इस k की जगह आप रख सकते हैं P2V2 टू द पावर गामा। P2V2 टू द पावर गामा मल्टीप्लाइड बाय V2 टू द पावर 1 माइनस गामा। फिर k की जगह आपने रखा P1V1 टू द पावर गामा, then V1 to the power 1 minus gamma divided by its 1 minus gamma. So work done is it's P2V2 to the power gamma plus 1 minus gamma minus P1V1 to the power gamma plus 1 minus gamma divided by 1 minus gamma. So this is the work done. भाई देखो गामा माइनस गामा तो कैंसिल कर देगा, गामा माइनस गामा कैंसिल कर देगा। वर्क डन का एक्सप्रेशन आया P2V2 माइनस P1V1 बाय 1 माइनस गामा। ये वर्क डन का एक्सप्रेशन। आप एक काम और भी कर सकते हैं, इसी को आप टेम्परेचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लूं, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर रहा हूं, तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। तो P2V2 की जगह nRT2 यूज कर सकते हैं, P1V1 की जगह nRT1 यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो P2V2 इज इक्वल टू nRT2, P1V1 इज इक्वल टू nRT1। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूशंस करेंगे यहां, तो वर्क डन आ गया P2V2 which is nRT2 minus nRT1 divided by 1 minus gamma। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स nR T2 minus T1 divided by 1 minus gamma।
तो ये दो एक्सप्रेशन हैं वर्क डन के, प्रेशर की टर्म्स में भी आ गया आपके पास और टेम्परेचर की टर्म्स में भी है। लिख लीजिए इतना, फिर कुछ आगे और चीजें देखते हैं। भाई आप लिख लें तो मुझे बताइएगा, इसे रब करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे फिर। चलिए ओके। सर एक बार और दिखा दीजिए। जी 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 जी। हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आपने सारी चीजें कर ली, अब थोड़ा सा ट्विस्टेड है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल of an ideal gas at STP is subjected to a reversible adiabatic expansion to double its volume. To double its volume. Find change in internal energy in the process. गामा गिवन है आपको 1.5, करिए तो जरा। एसटीपी का मतलब याद देखिएगा, T1 है 273 केल्विन। करिए जरा, सॉल्व करिए, बताइए क्या आ रहा है। करिए भाई, सॉल्व करिए इसे।
भाई नहीं हो पा रहा तो मुझे बता दो, मैं कर देता हूं, लेकिन एटलीस्ट एक एक बार ट्राई तो करना है। सर जी सर टेम्परेचर तो चेंज होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल टेम्परेचर चेंज होगा। ओके राहिब, अभी लगता है शायद कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, इनको भी ट्राई करने दो, फिर करते हैं हम साथ में। सात को भी नहीं आया, चलो सात मैं हिंट देता हूँ राहिब, सात दोनों हिंट देता हूं मैं। हाँ, T1 है 273 केल्विन, V1 है V मान लो, पहले T2 निकाल के दिखा दो मुझे, V2 कितना आ गया, 2V हो गया, T2 निकाल दो, ये तो कर लोगे यार, ये तो तुमने करा है, ये तो कर लोगे, इसमें तो परेशानी नहीं आएगी। आतिफ ये क्या आ रहा है, ये जो आपने बताया वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके आतिफ, मुझे कुछ शक है तुम्हारी कैलकुलेशन पर। चलो चेक करते हैं अभी आतिफ, कुछ कुछ करीब है, ख्याल से एग्जैक्ट नहीं आ रहा। अच्छा T2 आ गया रमशा, चलो गुड। T2 सबके अलग, इतने सारे T2 कैसे आ रहे हैं राहिब? 273 के तो इनिशियल टेम्परेचर है बच्चे, फाइनल टेम्परेचर जब ट्वाइस कर दिया ना तब टेम्परेचर चाहिए। 207 आया, अच्छा चलो यार मुझे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना, आंसर नहीं है मेरे पास इसका। राहिब कितनी बार कहा है ना मैंने, इधर उधर से चीटिंग करके मत लिखा करो, कितनी बार लिखा है मैंने, क्या फायदा होता है इससे? क्वेश्चन पढ़ो, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया सिर्फ यही पकड़ने के लिए तुम में से कितनी गड़बड़ करते हैं। आतिफ तुमने भी यही करा हुआ है हाँ? हम जरा जरा सी चीजों में दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन लिया गूगल पे डाला, और जो आया वो लिख दिया। हाँ और क्या है, मैंने क्वेश्चन चेंज किया लेकिन आंसर वही आ रहा है जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर आता है। चलो स्टेप्स में करेंगे, पहले मैं T1 सॉल्व, T2 कैलकुलेट करके बता रहा हूं तुम्हें T2 कितना है। चलो शिफा का आया, देखो भाई देखो सुनो, T1 ऐसे ही लिखोगे ना, T1 V1 टू द पावर गामा -1, चलो सुनो 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 पहले, T2 V2 टू द पावर गामा -1, यही होता है। T1 है 273, ठीक है उजैर, अभी चेक करते हैं। V1 है V, गामा -1 मीन्स 1.5 -1, T2 का भी पता नहीं, V2 है 2V, वॉल्यूम डबल हो गया, गामा -1 मीन्स 1.5 -1। तो अब जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट्स 273 V to the power 0.5 is equal to T2, it's 2V to the power 0.5। So ये आ गया 273 into V to the power 0.5, it's T2 into 2 to the power 0.5 into V to the power 0.5। इसने देखो यार इसे कैंसिल कर दिया, तो यहां से T2 मिल गया, it's 273 by 2 to the power 0.5। So T2 आया 273 by 0.5 का क्या मतलब है, हाफ, इसका मतलब हो गया √2। ये आया 273 by 1.414, √2 इतना ही होता है ना। अब 273 को अगर मैं 1.414 से डिवाइड कर रहा हूं, 273 डिवाइडेड बाय 1.414, ये आया 193 के आसपास।
दिस इज अराउंड 193 केल्विन। ये बताओ आया नहीं आया समझ में? 273 बाय रूट 2 इज बिल्कुल सही है। ये जल्दी जल्दी बताना शुरू करो। साद, आतिफ, शफात, ये हुआ या अब भी नहीं हो रहा? हर्षित क्या गड़बड़ कर रहा है आज? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ मार रहा है हर जगह। हो गया? मैंने वॉल्यूम जैसे वी वाइट टू कर दिया। अच्छा, अब समझ में आया गलती? जी सर और समझ गया। आतिफ ईमानदारी से क्या करो बिल्कुल। चलो टेम्परेचर मैंने बता दिया, वर्क डन बता दो यार मुझे। वर्क डन तो आसान है, चलो वर्क डन तुम निकाल दो, बाकी काम मैं करूंगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछ रहा है ना, वो मैं निकाल दूंगा, वर्क डन तो निकाल दो। ये था एनआर, क्या था? T1 माइनस T2 था, T2 माइनस T1। अरे इसे तो कर दो 1 माइनस गामा। नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ है, 1 मोल। T1 T2 बताया, गैस कांस्टेंट की वैल्यू बताया, इसे तो बता दो मुझे कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। फिर इंटरनल एनर्जी में चेंज मैं बता दूंगा। चलो इंटरनल एनर्जी मेरे लिए छोड़ दो, मैं बता दूंगा। इसे तो कर लो आराम से, कैलकुलेटर निकालो। वैल्यूज रखने का काम ही तो रह गया, दिमाग चलाने का काम तो खत्म कर दिया मैंने तुम्हारा। वैल्यूज भी नहीं रखी जाएंगी। आया, कुछ आया आंसर। डालते जाओ आंसर, क्योंकि मुझे ना इसके आंसर्स नहीं पता, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है क्वेश्चन, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं पता। आप लिखते जाओ, फिर मैं चेक करूंगा किस किस का सही आ रहा था। अरे सभी का एक सही आ रहा है तो सही ही होगा। चलो वैल्यू रखते हैं। n is 1, r is 8.314, t2 is 193, t1 सर is माइनस में आ रहा है। 273। नहीं आएगा, 1 माइनस 1.5 क्यों आएगा? नीचे भी माइनस है, ऊपर भी माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। तुम t2 t1 की वैल्यूज गलत ले ली, शायद पॉजिटिव आएगा। तो ये आया, वर्क डन आया, इट्स 8.314 इंटू, इसे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं 193 में से 273, तो 73 और 7 सर 80। 80। चलो जी, माइनस 80 हो गया ना। और ये नीचे क्या आया? माइनस 0.5। सो वर्क डन हो गया 8.314 इंटू 160। तो इसे तो मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करूंगा। 8.314 इंटू 160, 1330 है ना, 1330.24 जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता दो मुझे। चलो ये देखते हैं कौन करता है। ठीक है, अर्षित सही आ रहा है, वेरी गुड। और यश का सही है, सामिया का सही है। सामिया साइन गलत है, गुड, वेरी गुड। उजैर सही आ रहा है, साइन में कुछ गड़बड़ नहीं है, साइन गड़बड़ लग रहा है। उजैर, मरियम, सामिया, साजिद सही है बिल्कुल। हाँ उजैर अब सही है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इज 0, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, डेल्टा क्यू को 0 लिख दिया। ये हो गया डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो देखो डेल्टा यू आ गया माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू हो गया माइनस 1330.24 जूल।
This is the change in internal energy, minus 1330.24 joule. That's it. सर आपने डेल्टा क्यू जीरो क्यों लिया? एडियाबेटिक प्रोसेस, यही तो डेफिनेशन थी एडियाबेटिक प्रोसेस की। हीट में कोई चेंज ओके नहीं आएगा, ना कोई हीट एंटर करेगी ना बाहर जाएगी। चलो एक ये क्वेश्चन ओके था। सर। अब एक चीज और इसमें हम, अच्छा एडियाबेटिक बहुत हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक और आइसोबारिक में ना अलग से कुछ खास है नहीं, तो जो मैंने वही लिखा था स्टार्टिंग में लिख दिया था आइसोकोरिक और आइसोबारिक के बारे में, बहुत काफी है। साइक्लिक प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं। साइक्लिक प्रोसेस हमने कर लिया था, शुरू में ही कर लिया था। साइक्लिक करा दिया था ना मैंने, स्टार्टिंग में कराया होगा वर्क डन में। यस सर। हाँ ये सर हो गया। चलो साइक्लिक पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लो, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या बचा है। और तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूं, इस क्वेश्चन को भी करके दिखाओ साइक्लिक प्रोसेस पर। याद देखिएगा साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। तो पहले तो मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाऊं, जो फिगर ये बार बार क्वेश्चन में दे रहा है। So this is point A, this is point C, this is point B। एक तो ये ऐसे जाता है और ये ऐसे जाता है। फाइव, 6, 2 हो गया, बीच में 4 भी दिया था। सो ये तो बेसिकली वॉल्यूम दिया है मीटर क्यूब में, और ये प्रेशर दिया है पास्कल्स में। So in figure, an ideal gas changes its state from A to C by two paths, ABC and AC। तो स्टेट यहां से यहां तक जा रही है, सी तक, दो पाथ के थ्रू जा रही है, एबीसी से और फिर एसी से। हाँ एसी का एरो यही है, बिल्कुल मरियम। फर्स्ट पार्ट, find path along which work done is minimum। Second part, internal energy of gas at A is 10 joule and amount of heat supplied to change its state to C through AC is 200 joule।
Calculate internal energy at C. Third part. Internal energy of gas at state B is 20 joule. लेंदी क्वेश्चन है लेकिन ये तुम्हारा पूरा थर्मोडायनामिक चेक कर लेगा. फाइंड अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू गो फ्रॉम ए टू बी. चलिए इसे लिखिए. 5 मिनट आपके हैं, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड वर्क डन, ये दो चीजें एक साथ यूज होंगी. हिंट अगर आप चाहते हैं तो इसमें एक तो ये लॉजिक यूज होता है, एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज होता है, और वर्क डन, गिरा पीवी कर्व से वर्क डन कैसे लाते हैं. करिए फर्स्ट पार्ट का बताओ जरा क्या आ रहा है. फर्स्ट तो बहुत ट्रिवियल है. नहीं, उजैर गलत है, हर्षित का सही है, यश का भी गलत है. अब तक हर्षित का ही सही है, रशाद का भी गलत है. इल्मा फर्स्ट पार्ट का गलत है बच्चे. साजिद का भी सही है. जरा सी अकल लगाओगे ना तो फर्स्ट पार्ट में तो कुछ भी नहीं है. मतलब गलत आने का मतलब है आप बिल्कुल अपनी अकल नहीं चला रहे, बचा के रखिए पता नहीं किस चीज के लिए. ना 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 ना. हाँ उजैर वर्क डन एरिया से ही आता है, बिल्कुल सही है, लेकिन तुम सोच ही नहीं रहे हो ढंग से. अबे एरिया कब वर्क डन कब होता है? जब वॉल्यूम चेंज करता है. अब जहां वॉल्यूम ही चेंज नहीं कर रहा वहां क्या होगा? चलो भाई, तुम बेवकूफियां करते रहते हो. रुको, मैं फर्स्ट पार्ट तो मैं ये सोच रहा था कि तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिस, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं बचेगा तो मैं सॉल्व करूंगा क्या? रुको भाई, रुको 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 रुको. हाँ नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे ना सॉल्व.
अभी रुक जाओ साजिद 1 मिनट यार, मेरे पास ना आंसर्स नहीं है। ए से बी जब जाओगे तो वॉल्यूम देखो, ए पर भी 2 था, बी पर भी वॉल्यूम 2। भाई जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा फ्रॉम ए टू बी, नो चेंज इन वॉल्यूम, जब वॉल्यूम ही नहीं चेंज हुआ तो वर्क डन क्यों आएगा? वर्क डन तो आएगा ही तब जब वॉल्यूम में चेंज आ रहा होगा। अगर वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन 0। मिनिमम कौन सा होगा? ए बी पाथ के लिए। बताइए आया नहीं आया समझ में? अभी नहीं आया। सर हाउ दैट? सर वो मतलब फाइनली सर जा तो सी पर आए, हाँ लेकिन और सर बी टू सी मतलब सर हम पूरा नहीं देखेंगे सी तक जो जा हम रहा है। पूरा देखेंगे, 3 पाथ देखोगे तो तुम जबरदस्ती पूरा देखोगे। कह रहा है ए से बी गया, बी से सी गया, ए से सी गया, पूरा क्यों देखोगे? ए से बी पाथ भी है, बी से सी भी है, ए से सी भी, अलग अलग पाथ में देखेंगे। सर ए बी कैसे हुआ? आंसर मुझे समझ नहीं आया। ए पर वॉल्यूम कितना है? ग्राफ को रीड करके बताओ रशाद जल्दी 2 से। मीटर क्यूब। बी पर 2 कितना चेंज आया वॉल्यूम में? 0 वर्क डन कैसे आता है? पी पी डेल्टा वी कितना आया वर्क डन? 0। बाकी सर सब पाथ में लेकिन तो कुछ। उसको तो सी पे जाना है ना, तो सर बी सी भी तो काउंट करेंगे। क्यों काउंट करेंगे? जब ए बी पाथ है तो भाई पाथ तो ए से बी है, फिर बी से सी है, बी से सी अलग कहानी है, ए से सी अलग कहानी है। सर बट वो कंक्लूजन तो उसका सी पे ही जाके हो रहा है ना, तो हम सिर्फ ए और ए बी को कैसे आंसर मान सकते हैं? फ्रॉम ए टू सी बाय 2 पाथ्स ए बी सी। अच्छा ये 2 पाथ्स नहीं है, आई एम सॉरी। उजैर भी सही कह रहा था, रशाद भी सही कह रहा था, मेरे ख्याल से सबका सही है, मैं ही गलत देख रहा था इसे। राइट राइट रशाद बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सॉरी मैं गलत था। एबीसी राइट, एक पाथ उसने एबीसी दिया हुआ है, एक उसने लिख कर दिया हुआ है एसी। अगर उसने ये लिख कर नहीं दिया होता ना तब 3 पाथ थे, एक ए बी था, एक बीसी था, एक एसी था। उजैर तुम भी सही कह रहे थे, लेकिन उसने लिख कर दिया हुआ है एबीसी पाथ है और एसी पाथ है, तो यस ये पूरा लेना होगा। फिर एरिया देखते हैं ना किस केस में एरिया कम आता है। सो अगर आप एबीसी में लेते हैं, एबीसी में ये वर्क डन आएगा पूरा। और अगर आप एसी लेते हैं तो एसी में आपका ये वर्क डन आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा। सो ये वाला ब्लू वाला एरिया कम है तो ये वर्क डन कम होगा। सो द करेक्ट आंसर इज एसी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अगर उसने यहाँ पाथ डिफाइन नहीं करे होते ना, बस छोड़ दिया होता है कि ए बी बी सी ए सी, तो सबसे कम ए बी में होता है। ए बी में वर्क डन 0, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं। सो एसी पाथ हो गया। अब वो कहता है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट ए इज 10 जूल। ए पर इंटरनल एनर्जी है 10 जूल and amount of heat supplied to change its state to C through AC is 200 joule। अब मुझे AC के लिए ना ये एरिया चाहिए होगा, ये एरिया कितना आएगा? वर्क डन निकाल ही लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में दोनों वर्क डन कैलकुलेट कर ही लेते हैं, फिर सोचेंगे। पहले वर्क डन लेते हैं एबीसी पाथ में। तो एबीसी पाथ में अगर मैं वर्क डन लेता हूं तो 20 देखो सर। ये पूरा रेड वाला एरिया आ जाएगा, 20 होगा, रेक्टेंगल बनेगा ना। सर ए बी सी तो सर एबीसी एबीसी पूरा नहीं, ए बी क्लोज पाथ नहीं, जस्ट एबीसी, ओके सर ओके सर। ये पूरा रेड वाला। तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ये साइड कितनी है रेक्टेंगल की? 4, ये साइड है 15, तो 60 आ जाएगा। अगर मैं वर्क डन लेता हूं ए बी सी में तो वर्क डन होगा एरिया अंडर द ग्राफ। वर्क डन इज एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। सो एबीसी में एरिया अंडर द ग्राफ आप कैसे निकालोगे भाई? रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो। ये साइज 4 और ये साइड 15, तो हो गया 15 इंटू 4, 60 आ गया। 60 है, 60 आ जाएगा आपका। वर्क डन इज 60 जूल, सॉरी। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूं एसी वाला वर्क डन निकालिए, तो ये जो मैंने ब्लू से शेड किया हुआ है ना, ये ब्लू वाला, ये पूरा एरिया चाहिए। ये एरिया कैसे निकाल सकते हो? हाफ सम ऑफ एच इंटू ए प्लस पैरेलल बी। साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये आ जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स।
एक साइड है यहां तक, कितनी है ये साइड 5 और दूसरी साइड है 15 और डिस्टेंस है 4, तो ये आया हाफ 5 + 15 डिस्टेंस इज 4, तो ए सी का आया कितना हो गया 20 और 2 आ गया 40 जूल। चलो फर्स्ट पार्ट में आपको दिख गया वर्क डन एसी जो है वो लीस्ट है। सेकंड बात देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है, ए पर इंटरनल एनर्जी दी हुई है 10 जूल, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। भाई मैं अभी आप लोगों के आंसर्स क्वेरीज चेक नहीं कर रहा, मैं एक बार ये समझा दूं फिर हम डिस्कस कर लेंगे। शायद थर्ड पार्ट है। 10 जूल है ना, सेकंड, internal energy at A is 10 joule and amount of heat supplied to change its state to C through AC is 200 joule। मींस A से C जब स्टेट चेंज कर रहा है तो जो हीट सप्लाई करी है AC पाथ के लिए ये हीट है 100 जूल, A से C के 200 जूल, 200 जूल दे दिया। कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी एट C, आपको C पर इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो देखिए आप ऐसे लगाइए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई कीजिए, डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा Q कितना है 200, AC पाथ में लिख रहे हैं सब कुछ, ये भी AC पाथ के लिए है और ये भी AC पाथ के लिए 200। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, वर्क डन आपको पता है AC के लिए वर्क डन कितना है 40, तो change in internal energy for the path AC is 160 joule। Now, if you have change in internal energy, तो आप क्या कर सकते हैं, इस change in internal energy given है आपको, means energy at C minus energy at A is 160 joule। A पे दी हुई है 160, तो C पर इंटरनल एनर्जी कितनी आ गई 170 जूल। दिस इज पार्ट 2। किस किस का सही आ रहा था, ये हर्षित का सही था और किसी का सही था, ये और तो किसी का भी सही नहीं है, नो और किसी का सही नहीं, सिर्फ एक हर्षित का सही है। ये हर्षित थोड़ी सी सेल्फ स्टडी भी कर लेना तो बहुत बढ़िया हो जाए इसके लिए। अब देखो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस चाहिए एट स्टेट बी, अच्छा ये दी हुई है A to B, B पर इंटरनल एनर्जी दी है 20 जूल, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू A to B, चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी आसान सही है। चलो जी इसको फिर हम A से B सॉल्व करते हैं। A पर तो इंटरनल एनर्जी पता है ना 10 जूल, B पर इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। A से B देखो कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं है, तो A से B वर्क डन 0 है। A से B कुछ हीट सप्लाई करी उसने, अच्छा B पर दी हुई है 20 जूल, ओके सॉरी दी हुई है। डेल्टा Q पूछ रहा है, ऐसे लिख दो डेल्टा U Q इज डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा Q का तो पता नहीं, डेल्टा U कितना है 10, डेल्टा W इज 0, डेल्टा Q आ गया 10 जूल, वर्क डन 0 है ना, A से B पाथ के लिए कह रहा है। तो इसी चीज की मैं बात कर रहा था आपसे कि अगर वो अलग अलग डिफाइन करता तो A B मिनिमम है, लेकिन यहाँ उसने लिख ही दिया ABC और AC, तो इसीलिए, नहीं तो यहाँ देख रहा है इसने कह दिया खुद स्टेट बी में चाहिए तो कहानी चेंज हो जाएगी। ये देखिए किसी का सही आया था, ये किसी का सही आया था, ये यश का सही था, हर्षित का सही था, और किसी का था, राहेब का सही था, और किसी का सही नहीं था, रशाद का सही आया। सो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके ऊपर जिसमें आपसे ऐसी चीजें दे दे और कहे कि आप कैलकुलेट करके बताओ। यार ऐसे क्वेश्चंस बहुत हैं, लेकिन तुम लोगों के ना स्कूल एग्जाम्स में ज्यादा पूछता नहीं। सैटरडे वाली क्लास में आओ, 4-5 ही बच्चे आते हैं, वहां बड़ा टाइम होता है ऐसी चीजों का, तो वहां हम और बहुत ऐसी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। भाई मैंने ग्रेविटेशन में कैप्लर्स लॉ इस बैच में नहीं कराया था क्योंकि वो रिड्यूस सिलेबस में है, सैटरडे वाली बैच में मैंने उसे करा दिया था।
सो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, नहीं आ पाया था, तो रिकॉर्डिंग देख लेना उस बैच की, सैटरडे वाली क्लास की। कैपलर्स लॉ कंप्लीट कर लिया था उसमें। इतना लिख लीजिए तो बताइए मुझे, बस कुछ स्टेटमेंट्स हैं अब। अरे नहीं नहीं सामिया, सैटरडे जो 12 बजे होती है ना, जो आपकी बैच में रह जाता है, जो बेसिकली स्कूल सिलेबस में नहीं है लेकिन एंट्रेंसेस के लिए काम की चीज है, वो सैटरडे 12 बजे सेम मीटिंग आईडी होती है। चलिए भाई, इतना लिख लिया आप लोगों ने। अच्छा, अब कुछ डेफिनेशंस हैं, जल्दी जल्दी देखते रहो। वैसे डेफिनेशन पे टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि मैं आगे बढ़ दूं। मैं समझा देता हूं लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। देखिए, फर्स्ट लॉ की कुछ लिमिटेशंस है। तो देखिए, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ की पहली लिमिटेशन है कि ये आपको ये नहीं बताता कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा। ये मैं आपके ग्रुप में भिजवा दूंगा पीडीएफ इसका, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा। नो आइडिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसका मतलब ये है कि भाई अगर एक बॉडी ए है 100 डिग्री सेल्सियस पर और एक बॉडी बी है 10 डिग्री सेल्सियस पर, तो फर्स्ट लॉ सिर्फ इतना कहता है हीट लॉस नहीं होगी, ट्रांसफर होगी एक से दूसरे में। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ए से बी भी हो सकती है, बी से ए भी हो सकती है, बट आप जानते हैं कि हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, लोअर टू हायर नहीं होती। तो ये एक प्रॉब्लम है फर्स्ट लॉ के साथ। फर्स्ट लॉ कहीं भी ये नहीं बताता कि बी से ए क्यों नहीं होगी। भाई हीट एनर्जी कंजर्व्ड ही रहनी है ना, बी से ए हो जाए या ए से बी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट लॉ में फर्क नहीं पड़ता। वो एक अलग बात है, एंट्रोपी नहीं अलाउ करती है आपको, सेकंड लॉ नहीं अलाउ करता, लेकिन फर्स्ट लॉ कोई परेशानी नहीं है। फर्स्ट लॉ कहता है ए से बी जाए, बी से ए जाए, कोई परेशानी नहीं, एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, पहली प्रॉब्लम। लेकिन आप जानते हैं कि लो से हाई टेम्परेचर हीट खुद ट्रांसफर नहीं हो सकती। दूसरी बात, फर्स्ट लॉ आपको बिल्कुल नहीं बताता है कि वर्क डन मैकेनिकल हीट में या हीट मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट हो सकती है। भाई इंजन में यही होता है, हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट होती है। 2 जूल की हीट थी, 2 जूल का वर्क डन हो गया, इंजन ऐसे ही काम करता है। लेकिन रिवर्स भी तो पॉसिबल है भाई, 2 जूल का वर्क डन 2 जूल की हीट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन हमेशा ये इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। जैसे आपका जो हीट इंजन है उसमें काफी एनर्जी एनवायरमेंट में लॉस हो जाती है, इंजन गर्म होता है, एनर्जी बाहर चली जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप दोबारा से उस एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट कर लो। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है फर्स्ट लॉ के साथ। फर्स्ट लॉ ये भी नहीं बताता कि कब तक हीट ट्रांसफर होगी। मान लीजिए एक बॉडी थी 80 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरी बॉडी थी से 10 डिग्री सेल्सियस। तुम्हें पता है हीट तब तक ट्रांसफर होगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अगर दोनों का टेम्परेचर 60-60 हो गया तो हीट ट्रांसफर होनी बंद हो जाएगी, ये आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। लेकिन फर्स्ट लॉ कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हीट ट्रांसफर होती रहे, कोई परेशानी नहीं, हमेशा होती रहे। जितनी हीट ये लूज करेगा उतनी हीट ये गेन कर लेगा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना। फर्स्ट लॉ इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ए से बी ट्रांसफर होनी चाहिए, कब तक हो उसका कोई भी आइडिया फर्स्ट लॉ नहीं देता। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, इसमें कुछ कैलकुलेशंस नहीं है, मैं लिखवा पाऊँ आपको, तो ये मैं आपको पीडीएफ सेंड करवा दूंगा। दूसरा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसमें 2 स्टेटमेंट्स आते हैं। एक आता है केल्विन और प्लैंक का स्टेटमेंट। ये सिर्फ ये कहता है कि एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100%। किसी भी इंजन, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी कभी 100% नहीं हो सकती, एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम आएगी, दैट्स केल्विन एंड प्लैंक। दूसरा स्टेटमेंट है क्लॉसियस का।
क्लॉसियस का स्टेटमेंट कहता है कि ये बेसिकली लिमिट लगा रहा है फर्स्ट लॉ पर। फर्स्ट लॉ ने कोई एफिशिएंसी के बारे में कुछ नहीं कहा, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो जाए। ये कहता है एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, मींस ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारी की सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। 20% होगी, 30% होगी, बहुत हुआ 55% हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होता। कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस जरूर होता है, ये सेकंड लॉ बता रहा है। क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कहता है हीट लो से हाई टेम्परेचर पर ट्रांसफर नहीं हो सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हीट लो से हाई टेम्परेचर पर चली जाए। तो ये दो मेजर स्टेटमेंट्स हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, ये भी मैं आपको लिखकर भेज दूंगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दो टॉपिक्स हैं इसमें, एक हीट इंजन बचता है, एक रेफ्रिजरेटर बनता है। अब ये दोनों ही टॉपिक्स इस साल सिलेबस से रिड्यूस हो गए, ना हीट इंजन बचा। मेजर टॉपिक है हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। तो ये भी जो सैटरडे क्लास होती है, जैसे ही मैं कंप्लीट करूंगा इसे ग्रेविटेशन, मे बी सैटरडे ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा। ग्रेविटेशन के बाद मुझे थर्मल स्टार्ट करना है, फिर थर्मोडायनामिक्स। तो जो भी टॉपिक्स में यहाँ डिलीटेड टॉपिक्स हैं, वो सारा का सारा मैं सैटरडे वाली क्लास में लेता चला जा रहा हूं। ये दोनों ही कट गए। यही दो टॉपिक्स बचते थे आपका थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो इसके साथ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हुआ। थर्मोडायनामिक्स के बाद करना तो मुझे केटीजी चाहिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। हाँ, साथ सिर्फ सैटरडे होती है, लेकिन केटीजी मैं अभी नहीं करा रहा हूँ। केटीजी ज्यादातर स्कूल्स में कट जाता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मैक्सिमम स्कूल्स में नहीं आ रहा होता, कुछ ही जगह आता है, ज्यादातर कट जाता है केटीजी। ठीक है तो मैं केटीजी ना कराकर नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन।